तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है मैथ्स के ऊपर, जो है कि है ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सबसे पहली बात हमको ये जानना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्राइंगल्स पता है ना आपको क्या होते हैं। तो एनी एनक्लोज्ड एरिया हु हैज़, ठीक है, ऐसा एक एनक्लोज्ड एरिया। ठीक है, तो ये एनक्लोज्ड एरिया बट इट इज़ नॉट ट्राइंगल। तो क्या बोलता है ट्राइंगल, एनी एनक्लोज्ड एरिया विच हैज़ 3 साइड्स ऑन। ठीक है, ऐसा एनक्लोज एरिया जिसमें खाली 3 साइड्स हों। ठीक है, तो वो होता है ट्राइंगल। तो ऐसा नहीं कि अगर मैंने ये बना दिया तो ये ट्राइंगल 3 साइड से 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, तो ये नहीं है, वो इनक्लोज भी करना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया होता है क्या ट्राइंगल। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, ठीक है, तो ये टॉपिक पढ़ने से पहले आपको पता रहना चाहिए कि एंगल्स क्या होते हैं, साइड क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर ट्राइंगल। ठीक है, तो आप याद रखो जैसे ये ट्राइंगल है, ठीक है, तो इसमें साइड्स क्या क्या हैं, ए बी, बी सी एंड ए सी, और एंगल्स क्या क्या हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी, इसको लिख सकते हैं एंगल ए बी सी, एंड इसको लिख सकते हैं एंगल सी बी ए, सॉरी ए सी बी, राइट। तो आप इसे विद द 3 लेटर्स भी लिख सकते हैं या फिर ऐसा सिंगल लेटर भी एंगल का। ठीक है, बट साइड्स आर ऑलवेज विद द 2 लेटर्स। ओके, तो अब हमें क्या करना है, अगला टॉपिक क्या हमारा, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो हमें रिलेशन पढ़ना साइड्स एंड एंगल्स के बीच ट्राइंगल के। ओके, ठीक है, तो ये करने से पहले हमको एक चीज़ और जाननी पड़ेगी कि अपोजिट एंगल क्या होते हैं, मतलब अपोजिट साइड क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर साइड का अपोजिट एंगल क्या होता है और एक एंगल का अपोजिट साइड क्या होता है। ठीक है, तो जैसे देख लो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये साइड्स हैं एंड ये एंगल्स हैं। ठीक है, इस ट्राइंगल में। तो अब मुझे बताना है एंगल बी का अपोजिट साइड। ठीक है, तो ये एंगल बी कौन कौन से साइड से टच है, इस साइड से टच है एंड इस साइड से टच है, तो इसका अपोजिट कौन सा हुआ, ए सी। तो एंगल बी का अपोजिट क्या है, ए सी। सिमिलरली एंगल सी का अपोजिट देखना रहेगा, तो ये और ये तो सटे हुए हैं, तो बचा क्या, ए बी। सिमिलरली एंगल ए का अपोजिट साइड क्या है, बी सी। अब मैंने क्या बोला, एंगल बी का अपोजिट साइड है ए सी, तो साइड ए सी का अपोजिट एंगल क्या होगा, बी, राइट। तो ए सी जो साइड है उसका अपोजिट एंगल बी है, और बी जो एंगल है उसका अपोजिट साइड है ए सी। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अगर आपको कोई पूछ दिया कि बी का अपोजिट साइड क्या है या एंगल सी का अपोजिट साइड है, तो ये पता रहना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए वो सब जानना जरूरी है। तो अब रिलेशन में सबसे पहला चीज़ क्या है, अगर किसी ट्राइंगल में अगर एक एंगल बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसका अपोजिट साइड भी उतना ही सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल ये है हमारा एक ट्रायंगल। ठीक है, तो आपको देख के क्या लगता है ये क्या होगा, अभी देखो एंगल्स भी बहुत सारे होते हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। 90 से कम एक्यूट, 90 से ज़्यादा ऑब्ट्यूज। ठीक है, तो ये है ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, ग्रेटर द एंगल। अब इसमें सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, सी। ठीक है, सी का अपोजिट साइड कौन है, अपोजिट साइड जो सी से सटा ना हो। ठीक है, तो बी सी और ए सी नहीं होगा, तो बचा का ए बी। जैसे कि एंगल सी पूरे ट्राइंगल में सबसे बड़ा है, तो उसका जो अपोजिट साइड ए बी है वो भी पूरे ट्राइंगल में सबसे बड़ा है। ठीक है, समझ में आया। तो आप इसे मेज़र भी कर सकते हो, ये प्रूफ भी है, आपको ये सारी चीज़ें बट याद रखनी है। तो ग्रेटर द एंगल देन द लेंथ ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ दैट एंगल वुड ऑल्सो बी द ग्रेटर। ठीक है, अब इसका उल्टा करो, जिस साइड का लेंथ सबसे बड़ा रहेगा उसका अपोजिट एंगल भी सबसे बड़ा रहेगा। सिंपली क्या, जिस ट्राइंगल का एंगल सबसे बड़ा होगा उसका अपोजिट साइड भी सबसे बड़ा होगा। सिमिलरली तो वही बात होगी ना, अगर एंगल बड़ा है तो अपोजिट साइड बड़ा है, या अपोजिट साइड बड़ा होता है उसका अपोजिट एंगल बड़ा होगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो एंड वाइस वर्सा।
ठीक है, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, अगर इस ट्राइंगल में जिसका एंगल सबसे बड़ा होगा, ध्यान रखना है, इस ट्राइंगल में जिसका एंगल सबसे बड़ा होगा उसका अपोजिट साइड ही सबसे बड़ा होगा उस ट्राइंगल में, ठीक है। सिमिलरली अभी देखो मैंने बोला सबसे बड़ा साइड होगा, तो अगर जिसका सबसे बड़ा साइड होगा उसका अपोजिट एंगल भी सबसे बड़ा होगा, ठीक है, उस ट्राइंगल में। तो देखो ये दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, इफ़ टू साइड्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ये क्या बोल रहा है भाई, तो आप लोग जानते हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखा होगा, मान लो ये एक साइड है एंड ये एक साइड है, ठीक है, दोनों का लेंथ है 5 है, एंड ये एक साइड है, इसका मान लो लेंथ है 7, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, देखो इसका लेंथ 5 है, इसका लेंथ 5 है, राइट। तो ये क्या बोल रहा है, अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल है तो इसके दो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, राइट। तो इसमें कितने एंगल है, तो इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन इक्वल है, ए बी कॉमा बी सी आर इक्वल। तो कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे, अच्छा तो पहले देख लेते हैं ए बी का अपोजिट एंगल क्या होगा। तो देखो ए बी से ये एंगल सटा है और ये एंगल सटा है, तो बचा कौन सा एंगल, सी, कॉमा अब बी सी का कौन सा अपोजिट होगा, बी सी से ये और ये सटा है, तो बचा कौन सा, ए। समझ में आया। तो सी और ए का जो एंगल का वैल्यू रहेगा वो भी इक्वल रहेगा, क्योंकि इसमें दो साइड्स हैं इक्वल, इसके लिए इसमें दो अपोजिट एंगल्स भी होंगे इक्वल। समझ में आया, ठीक है। दो साइड अगर इक्वल है तो इसके दोनों अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, दैट्स इट। तो देखो तीसरी बात क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ये सारी चीज़ें पता रहनी चाहिए, ठीक है। अगर किसी ट्राइंगल में सारे साइड्स इक्वल हैं तो उसके सारे एंगल भी इक्वल होंगे। सो जैसे कि आपको पता है इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है, 60 डिग्री 60 डिग्री एंड 60 डिग्री, एंड ये तीनों इक्वल हैं। तो देखो यहाँ पे ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें ए बी बी सी और ए सी तीनों इक्वल है, तो इसके लिए उनके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे, राइट। जैसे कि हम लोगों ने इस केस में देखा, अगर दो साइड्स इक्वल हैं देन उसके दो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, राइट, ठीक है। अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके दोनों ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। सिमिलरली अगर तीन साइड इक्वल है तो उसके तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। वैसे ही अगर तीनों एंगल इक्वल है तो तीनों साइड भी इक्वल होंगे। वैसे ही अगर इसमें दो एंगल इक्वल हैं तो उसके दोनों अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे, राइट। समझ में आया, ठीक है। तो अब बढ़ते अपने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की तरफ। तो इससे पहले वाले केस में देख लो कैसा था, अगर ए बी सी इज इक्वल टू द इक्वल है तो देन ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। अगर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है, सिमिलरली अगर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी है तो वैसे ही एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा, राइट। तो अब पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की तरफ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म इसके बाद है हमारा मेरिडियन क्या होता है, राइट। मेरिडियन बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है। मेरिडियन सीखने से पहले हम लोग एक ट्राइंगल लेते हैं, हम लोग सारा ट्राइंगल से समझने वाले, ठीक है। तो मेरिडियन क्या होता है, तो मान लो ये हमारा ए बी सी एक ट्राइंगल है, सिंपल चीज़ है, बहुत सिंपल। किसी भी एक वर्टेक्स ले लो ए बी सी, चलो मैं ए ले लेता हूँ, उस वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे, तो ये जो वर्टेक्स है इसका अपोजिट साइड क्या है, अब ये और ये तो उसके कॉन्करेंट है, तो ये क्या है इसका अपोजिट साइड है। तो बी सी का जो मीडियम होगा, ठीक है, जो मिडल वैल्यू होगी, तो उस वर्टेक्स से उस मिडल की वैल्यू पे जो लाइन ड्रॉ होती है, so that is your meridian, ठीक है। Sorry for mistake, but that is the median, not meridian. Sorry, but I am not easy in the book, so fine. So ये होगा हमारा मीडियन, ओके। तो मीडियन हमेशा क्या करता है, ट्राइंगल्स को दो हाफ्स में डिवाइड करता है। क्या करता है मीडियन, हमेशा ट्राइंगल्स को दो इक्वली हाफ पार्ट में डिवाइड करता है। सॉरी फॉर कन्फ्यूजन, बट अब आप लोग अगला देखते हैं। तो मीडियम था, मेरिडियन नहीं। तो अब मीडियन, अब ट्राइंगल में देखो एक ही वर्टेक्स है, नहीं तीन वर्टेक्स है ना, तो यहाँ से हम तीन मीडियन बना सकते हैं।
एक बी से जो ए सी पे लाई करे और एक सी से जो ए बी पे जाए। अब एक चीज़ देख सकते हो, ये जो तीनों मीडियम है, ये जो तीनों मीडियन है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक कॉमन पॉइंट पे, ठीक है। तो उस कॉमन पॉइंट को क्या बोला जाता है, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। तो इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, सेंट्रॉइड, ठीक है। तो अगर आपको डायग्राम अच्छे से नहीं दिख रही है तो मैं बना देता हूँ, ठीक है। ओके, तो दिस इज आर सेंट्रॉइड। तो समझ में आया क्या, एक ट्राइंगल होता है। अब ट्राइंगल में मेरिडियन क्या होता है, एक वर्टेक्स ले लो, उस वर्टेक्स अपोजिट साइड ले लो, उस साइड पे जो मिडल वैल्यू होगी, ठीक है, जो मिडल पॉइंट होगा उस पॉइंट से और उस वर्टेक्स से जो लाइन ड्रॉ होती है दैट इज़ द मेरिडियन है, मेडियन। तो वो मेडियन क्या करता है, हाफ द ट्राइंगल इन इक्वल पार्ट, ठीक है। वो क्या करता है, डिवाइड करता है ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट में। सिमिलरली एक ट्राइंगल में 3 मीडियन होते हैं और तीनों मीडियन का एक कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं, ठीक है। इतना बात समझ में आया। तो ये था मीडियन के बारे में कहानी, ठीक। तो मीडियन के बारे में एक चीज़ और है, ये 2 हाफ पार्ट में करता ही है, साथ में जो इसका सेंट्रॉइड पॉइंट है डिवाइड्स द मीडियन इन 2:1 रेशियो, ठीक है। तो 2:1 में वो क्या करता है, डिवाइड करता है मीडियन को। तो जैसे देख रहे हो यहाँ पे जो मीडियन का मान लो अगर हम लोग जी ले लेते हैं, राइट, लेट्स से इट्स जी, तो वो क्या हो जाएगा, ए जी इज टू जी डी, ठीक है। ए जी और जी डी, तो ए जी अपॉन जी डी कैंसिल कर लो तो वो होगा 2:1। सिमिलरली बी जी और यहाँ पे कुछ पॉइंट ले लो ई और ये एफ, ठीक है। तो बी जी अपॉन जी ई क्या हो जाएगा, बी जी अपॉन ई जी दैट इज बी जी इज टू ई जी, वो क्या हो जाएगा 2:1, ठीक है। वैसे ही सी जी इज टू एफ जी क्या हो जाएगा 2:1। तो देखो इसने हर एक मीडियन को, सी एफ एक मीडियन था, बी ई एक मीडियन था एंड ए डी एक मीडियन था। तो हर एक मीडियन को उसने क्या, मीडियन को क्या किया उसने 2:1 में डिवाइड करा। तो वही बोलता है जो सेंट्रॉइड रहता है वो मीडियन को 2:1 पार्ट में डिवाइड करता है, और मीडियन समझ गए। और हर एक ट्राइंगल में 3 मीडियन होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, और तीनों मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसे बोलते हैं हम लोग सेंट्रॉइड। बस इतना ही मीडियन के बारे में। अब अगला हमारा इम्पोर्टेंट टर्म है वो है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, हाइट, ठीक है। एल्टीट्यूड पढ़ने से पहले मैं आपको सेंट्रॉइड को बता दूँ तो ये इससे एक्चुअली क्या पता चलता है कि इसका ये जो सेंटर है, जो मेन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल है वो क्या है, जी, सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड ही इस ट्राइंगल का मेन एक्चुअल सेंटर पॉइंट, ठीक है। अब अगला पढ़ते हैं एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्राइंगल ले लेते हैं, ओके, ठीक है। तो ये थोड़ा ट्राइंगल मेरा थोड़ा ख़राब बन रहा है तो आप लोग समझ के लीजिए। तो यह ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में आप जैसे कि देख सकते हो तो एल्टीट्यूड क्या होता है, फिर से थोड़ा बहुत सिमिलर लगे आपको मीडियन के जैसा, बट मीडियन के जैसा रहता नहीं। उस पॉइंट से एक वर्टेक्स से, किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, ना कि सेंटर लोकेशन, राइट। अब इसमें क्या होता था देखो, वो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ द उस साइड के सेंटर पे ड्रॉ होता था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता है, ठीक है। अगर ये हाइट है तो ये क्या होगा, बेस। तो इसी तरीके से हमारा ट्राइंगल का फॉर्मूला बना है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाइट मतलब एल्टीट्यूड। तो अब एल्टीट्यूड क्या होता है,
दैट इज़ नथिंग बट किसी एक वर्टेक्स से जो उसके अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उस साइड पे वो 90 डिग्री बनाना चाहिए, ठीक है। तो वो जो भी वर्टेक्स आ रहा है वो उस साइड पे 90 डिग्री जब बनाएगा तो वो जो लेंथ रहेगी वो क्या हो जाएगी, हाइट बन जाएगी। वो क्या बन जाएगी, एल्टीट्यूड बन जाएगी। और जिस साइड को वो टच करेगा एल्टीट्यूड वो उसका बन जाएगा बेस। तो इसी तरीके से बी किस पे इन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा, यहाँ पे, ठीक है, ए सी पे। वैसे ही सी कहाँ पे करेगा, ए बी पे, राइट। तो ये अब देखो, अब जैसे मीडियन 3 होते थे वैसे ही इसमें एल्टीट्यूड भी 3 होते हैं। एक ट्राइंगल में 3 मीडियन होते थे और 3 एल्टीट्यूड भी होते हैं। इन तीनों का जो मेन सेंटर होता है, जो इंटरसेक्शन होता है एक पॉइंट पे होता है, इनका भी इंटरसेक्शन एक पॉइंट पे होता है, बट इनका जो इंटरसेक्शन रहता है वो एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द ट्राइंगल होता है। इनका मे भी और ना हो सकता है, ठीक है। मतलब वो ज़रूरी नहीं कि हमेशा सेंटर में है, वो यहाँ पे भी बन सकता है, यहाँ पे भी बन सकता है, यहाँ पे भी बन सकता है। तो डिपेंड करता है कि ट्राइंगल कैसा, राइट। तो डिपेंडिंग ऑन द ट्राइंगल इनका जो, तो इनमें जो एल्टीट्यूड्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्थो सेंटर। क्या बोला जाता है, ऑर्थो सेंटर। तो एक ट्राइंगल में 3 एल्टीट्यूड्स होते हैं और वो तीनों एल्टीट्यूड एक कॉमन पॉइंट से इंटरसेक्ट करते हैं। तो उस कॉमन पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को बोला जाता है ऑर्थो सेंटर। और ये ऑर्थो सेंटर हमेशा सेंट्रॉइड के जैसा नहीं होता। दिस इज़ नॉट द वे, या फिर ये हमेशा सेंटर ऑफ द ट्राइंगल नहीं लाई करता है, मे भी लाई कर सकता है। तो ये सेंटर ऑफ द ट्राइंगल कब लाई करेगा, जब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल रहेगा, राइट। तो जब भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा खाली तभी सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर का पॉइंट सेम रहेगा। अदरवाइज सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर हमेशा सेम नहीं रहेंगे, ठीक है। ओके, सो ये हो गया हमारा एल्टीट्यूड के बारे में, ठीक है। एल्टीट्यूड क्या होता है वापस से बता देता हूँ। एक पर्टिकुलर वर्टेक्स है जो उसका अपोजिट साइड है, उस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो वो जो लेंथ रहती है उस वर्टेक्स से उस बेस तक उसको बोलते हैं हाइट। और जिस साइड पे वो हाइट मतलब वो जो पॉइंट ड्रॉ होता है, वो जो लाइन आती है टच करती है परपेंडिकुलर बनती है, तो उस साइड को बोलते हैं हम लोग बेस। तो ये बन जाता है बेस और ये बन जाता है हाइट, ठीक है। और इसमें होते हैं 3 एल्टीट्यूड, तीनों एल्टीट्यूड का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसे बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। और ये ऑर्थो सेंटर इज़ नॉट सेम एज द सेंट्रॉइड, ठीक है। तो मीडियन और एल्टीट्यूड को समझ के रखना। मीडियन हमेशा मिडल पॉइंट पे लाई करता है और ये हमेशा परपेंडिकुलरली लाई करता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, वो एंगल्स जो ट्राइंगल के अंदर ना बनते हो, दैट इज़ एक्सटीरियर एंगल, राइट। तो यहाँ पे ये जो एंगल है दिस इज़ एन एक्सटीरियर एंगल, दिस इज़ एज वेल एक्सटीरियर एंगल, दिस इज़ एज वेल एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। जरूरी नहीं अब अगर आप इसको भी एक्सटेंड कर दें तो ये भी एक्सटीरियर एंगल बन जाता है, ठीक है। तो और ये रहा एक एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो अब देखते हैं एक्सटीरियर एंगल की कहानी क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। डोंट गेट बोर ऑन दिस। तो हमारे पास क्या ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो हमारे पास ट्राइंगल है ABC। अब इसमें देखो ये जो एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ठीक है, ये जो एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ये मिला के क्या होगा, क्या होगा, ये पूरा मिला के, ये पूरा मिला के क्या होगा। तो चलो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ नाम भी देते हैं। ये हो जाता है D, ये E, ये F, ओके। सो अब हमको पता है ट्राइंगल में टोटल कितने होते हैं, एंगल A प्लस एंगल B कितनी डिग्री होती है टोटल, 180 डिग्री, ठीक है। इतना तो सबको पता ही है। तो अब यहाँ पे देखो जो एंगल BAF मतलब जो एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो एंगल BAF जो एक्सटीरियर एंगल है प्लस एंगल BAC प्लस एंगल BAC, ठीक है। तो मतलब इसका जो इनर एंगल प्लस ये एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो एंगल A प्लस ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये दोनों मिला के क्या बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है।
समझ में आ रहा है? तो एक स्ट्रेट लाइन पे कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये कितना हो रहा है? 180 डिग्री, राइट। तो ये जो बचा हुआ एंगल है, एंगल BAF, ठीक है। तो एंगल BAC के साथ और दो कौन से एंगल चाहिए थे? एंगल ABC प्लस एंगल CB। तो वो दोनों अगर इसकी जगह रहते तो वो तीन मिला के होते 180 डिग्री, ठीक है। देखो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो एंगल C है, ठीक है, एंगल C, एंगल B, एंगल A, ये तीनों मिला के होते 180 डिग्री, ठीक है। उसमें से अगर मैंने ये एंगल A, ये मेरा इक्वेशन 1 है, ठीक है, और ये एंगल A, ठीक है। अगर मैं, चलो ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। चलो इसको हम लोग तीनों फॉर्म में लिख देते हैं। तो एंगल BAC लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं एंगल ABC प्लस एंगल BC है, आपको समझ में आने के लिए, ठीक है, 180 डिग्री। तो इसको हम लोग मानते हैं इक्वेशन 1, इसको मानते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। अब इन दोनों में देखो तो 180 180 इक्वल हुआ, राइट। ये भी 180 है तो ये भी 180 है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, एंगल BAF प्लस एंगल BAC इज़ इक्वल टू, ये तीन एंगल लिख दूँ, एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BCA, राइट। अब देखो ये जो एंगल BAC, ये जो एंगल BAC, ये दोनों हो जाएंगे कैंसल। तो क्या बचेगा? एंगल BAF इज़ इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल BCA। तो देखो ये मैंने कर दिया प्रूफ, ठीक है। तो कोई भी एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो इनके अपोजिट इंटीरियर एंगल, ए का अपोजिट इंटीरियर एंगल क्या है? B और C, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोलता है, एक्सटीरियर एंगल क्या बोलता है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ A इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटरनल एंगल्स, ठीक है, सम ऑफ अपोजिट इंटरनल एंगल्स, ठीक है, इंटीरियर एंगल नॉट इंटरनल, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो इसका अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं? B और C। तो इनका सम करके ही क्या बनता है? एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये हम लोगों ने किया है प्रूफ। तो एक बार वापस से देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ये तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा? BAC प्लस ABC प्लस BCA 180 डिग्री। एंड सिमिलरली ये एक्सटीरियर एंगल प्लस ये इंटीरियर एंगल मिला के कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट नहीं, राइट। क्योंकि देखो स्ट्रेट लाइन, अगर कोई भी एक स्ट्रेट लाइन बनती है तो ये एंगल कितना होता है? 180। तो इसके लिए तो लिखा है कि एंगल BAF, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल प्लस एंगल FAB या BAF इस दिस एंगल, ठीक है। तो दोनों मिला के होते हैं 180 डिग्री। अच्छा देखो ये भी 180, ये भी 180। तो इस 180 के बदले मैं ये लिख सकता हूँ, तो वो मैंने लिखा, ये दोनों कैंसिल किया। तो एंगल BAF जो कि एक्सटीरियर एंगल था, दैट इज़ इक्वल टू द एंगल B प्लस एंगल C, राइट। तो इस तरीके से प्रूफ हो गया कि एक्सटीरियर एंगल होता है इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, याद रखना। तो वैसे ही अगर मैं बोलूँ एंगल DBC इज इक्वल टू द एंगल BAC प्लस एंगल BCA, ठीक है। तो मतलब क्या होगा? एंगल, इसका एक्सटीरियर एंगल क्या है? CBD। एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल BAC प्लस एंगल BCA, ठीक है। तो मतलब इसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो B का अपोजिट कौन से है? इंटीरियर एंगल A और C, तो उन दोनों का सम होगा, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल। वैसे ही आप इसका भी ट्राई कर सकते हैं, एंगल BCE। एंगल BCE जो एक्सटीरियर एंगल है दैट इज इक्वल टू द, तो C के अपोजिट कौन से दो एंगल हैं? एंगल B और एंगल A। तो एंगल CBA प्लस एंगल BAC, ठीक है। तो ये होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग ट्राइंगल के बारे में। तो ट्राइंगल कांट है मोर देन वन
सॉरी, वन राइट एंगल, ठीक है। बताओ क्यों एक ट्राइंगल में एक से ज़्यादा राइट एंगल क्यों नहीं रहता? अरे सीधी बात है, टोटल कितना होता है 180। अगर दो 90 उसमें ऐड हो गए तो हो डायरेक्टली 180 होगा, तो तीसरा एंगल का 0 होएगा? नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसके लिए एक ट्राइंगल में एक ही राइट एंगल होता है। अब दूसरी चीज़, एक ट्राइंगल में एक से ज़्यादा ऑब्ट्यूस एंगल नहीं होता। हाउ? चलो देखते हैं। चलो हम लोग दो ऑब्ट्यूस एंगल ले लेते हैं, मतलब 90 से बड़े, 91 + 91। अरे ये तो 180 हो गया, ठीक है। तो ये स्मॉलेस्ट ऑब्ट्यूस एंगल अगर दोनों को ऐड करोगे तो ये होता है 182, जो कि किससे ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को फॉल्स करते हैं। तो इसके लिए बोला गया है हर एक ट्राइंगल के पास खाली एक ही ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है, ठीक है, राइट। देन अ ट्राइंगल मस्ट हैव टू एक्यूट एंगल। देखो अब एक ट्राइंगल के पास दो एक्यूट एंगल होना ही चाहिए, राइट। जैसे कि वाला एग्जांपल देख लो, अगर मान लो मैंने एक सबसे बड़ा लिया तो 178, एक एंगल 1, एक एंगल 1, तो ये होगा 180 डिग्री, राइट। तो इसमें से दो क्या होते हैं? दो होते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है। तो ये तीनों भी एक्यूट हो सकते हैं, लाइक 60, 60, 60, 71, 59, 60, ठीक है। तो इस तरीके से भी वो एंगल बन सकते, राइट। तो तीनों एक्यूट भी हो सकते हैं, एक ऑब्ट्यूस हो सकता है बट दो ऑब्ट्यूस नहीं हो सकते, और एक ट्राइंगल में एक ही राइट एंगल होता है। अब आगे एक बात और, इन राइट एंगल ट्राइंगल सम ऑफ टू एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री। मतलब क्या, राइट एंगल ट्राइंगल कैसा होता है जिसमें एक एंगल क्या आता है 90 डिग्री, बाकी दो होते हैं क्या सम करके, ठीक है, सम करके होते हैं 90 डिग्री, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल होता 90, तो बचे हुए दो मिला के हमेशा क्या होंगे 90 होंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि वो 45, 45 वो 50, 40, 30, 60, 20, 70 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब ये दोनों का सम हमेशा 90 होगा, ओके। तो ये बात होगी प्रूफ। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है हमारा अगला टॉपिक क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ओके, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है, बढ़िया टॉपिक है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स मतलब क्या, ऐसे ट्राइंगल्स जो इक्वल हो, मतलब जो सेम हो, दिखने में भी सेम हो, उनका साइज भी सेम हो, उनका एंगल, मतलब सिंपल क्या, ऐसे ट्राइंगल्स, ठीक है। सॉरी, थोड़ा ख़राब सी डायग्राम बन रही है। तो ऐसे ट्राइंगल्स जिनके तीनों एंगल, ठीक है, या तो तीनों एंगल सेम हो, ठीक है, या तो उनकी तीनों साइड सेम हो। तो देखो यहाँ पे ये जो दो ट्राइंगल ABC एंड DEF, ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल में जैसे कि आप देख सकते हो एंगल A इज इक्वल टू द एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू द एंगल E, ठीक है। ये जो साइंस है ना, इसको समझो, अगर जहाँ पे ऐसी साइन है मतलब वो सेम बताता है। इस ड्राइंग का मतलब ये, ठीक है, इस साइन का मतलब कि ये इसके इक्वल है, ठीक है। अगर ऐसा ये तीन लाइन्स है तो मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल F, ठीक है। सिमिलरली AB इक्वल टू DE, साइड AC इक्वल टू साइड DF, साइड BC इक्वल टू EF। तो किसी भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए एटलीस्ट तीन चीज़ें चाहिए। क्या चाहिए? तीन चीज़ें। तो क्या क्या हो सकती है वो, दो साइड एक एंगल, सॉरी सबसे पहला तीन साइड, ठीक है। तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, या तो तीनों साइड इक्वल हो, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 क्या हो, दो साइड एक एंगल इक्वल हो। कंडीशन नंबर 3, एक साइड दो एंगल इक्वल हो। कंडीशन नंबर 4, तीनों एंगल इक्वल हो, ठीक है। तो इन चार में से कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। मतलब दो साइड एक एंगल, या दो एंगल एक साइड, या तो तीनों साइड इक्वल या तीनों एंगल इक्वल। तो इन चारों में से कोई भी चीज़ सेटिस्फाई होती है दो ट्राइंगल के बीच,
तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ओके ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों अभी दो ट्राइंगल ABC एंड DEF। ओके, तो अब इन दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी चेक करने हैं, तो हमारे पास चार कंडीशंस है, या तो तीनों साइड, या दो साइड एक एंगल, एक साइड दो एंगल, या तीनों एंगल। ठीक है, तो अब ABC और DEF में देखिए, अब ये साइंस का मतलब समझ लो। ठीक है, अब AB और DE के साइन देखो, वहाँ पे सिंगल लाइन है। ठीक है, तो इट मीन्स साइड AB इज इक्वल टू साइड DE, ये पहली कंडीशन हो गई। ठीक है, देन साइड AC इज इक्वल टू साइड DF। ठीक है, तो ये दो चीज़ें सेम हो गई। देन एंगल ABC लिखो या फिर एंगल B लिखो, इज इक्वल टू एंगल DEF। ठीक है, तो दो साइड और एक एंगल सेम है, तो इसे बोलते हैं बाय साइड एंगल साइड रूल या साइड एंगल साइड मेथड। तो ये ट्राइंगल दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो इसमें से चारों में से अगर कोई भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।